वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज जो मैं आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूं, बैंकिंग सेक्टर का एक स्टॉक है और उस स्टॉक का प्राइस भी बहुत कम है। और इस स्टॉक में आई है एक न्यूज़। देखो, प्राइस किसी भी स्टॉक का कम है तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर आपको एकदम से जाना है और बाय कर लेना है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है टाइमिंग। आप किस टाइम पे एंट्री ले रहे हैं, किस टाइम पे एग्जिट कर रहे हैं, ये होता है सबसे इम्पॉर्टेंट। और अगर आप कितने भी अच्छे स्टॉक में गलत टाइम पे एंट्री लेंगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला है भाई, आप वहाँ पर लॉस ही करने वाले हो। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। लॉन्ग टर्म है तो फिर अलग चीज़ है, आपको फाइनेंशियल फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब मैं जिस स्टॉक की बात कर रहा हूँ वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड। कॉमेंट करके बताना अगर किसी के पास स्टॉक है। ज़्यादा महंगा स्टॉक नहीं है, 33-35 रुपए का है। पिछले एक महीने में ये स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो कोई खास गिरावट नहीं है 2% की, लेकिन पिछले 6 महीने में स्टॉक 24% टूट चुका है। और वहीं एक साल में ये स्टॉक लगभग 39% टूट चुका है। तो पिछले एक साल से हमको क्या नजर आ रहा है, सीधा सीधा इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड नजर आ रहा है। और मैं आपको हमेशा बोलता हूं, शॉर्ट टर्म के लिए अगर आपको किसी स्टॉक में जाना है तो शॉर्ट टर्म का ट्रेंड चेक कर लेना जरूर। और यहां पर शॉर्ट टर्म का ट्रेंड क्या नजर आ रहा है, डाउन। लेकिन अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए तो क्या मालूम ट्रेंड चेंज हो जाए। अब क्या इसमें कोई अच्छी न्यूज़ है, क्या ऐसे स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो सकता है? चलिए वही देखते हैं। आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर हाई डिविडेंड वाला बैंकिंग स्टॉक 61 रुपए से गिरकर 33 रुपए पर आ गया। डिविडेंड यील्ड 4.54%। ये जो डिविडेंड यील्ड है ना, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसका मार्केट कैप जो है 6,394 करोड़ है। ये है डिविडेंड यील्ड जो कि 4.54% है। डिविडेंड अलग होता है, डिविडेंड यील्ड अलग होता है। अब ये दोनों क्या चीज़ें हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, इनका क्या फायदा है, ये सब चीज़ें अगर आपको जाननी है तो देखो, इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जो कि आप प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो यहां पर आपको प्लेलिस्ट नजर आएगी स्टॉक मार्केट बेसिक की। इसमें मैंने बना रखी है डिविडेंड और डिविडेंड यील्ड कैसे कैलकुलेट किया जाता है, क्या फायदा होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और हमको या रिटेल इन्वेस्टर को इसका क्या फायदा होने वाला है। सब कुछ डिटेलिंग आपको पूरी कैलकुलेशन करके स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में मैंने बता रखा है। तो आप जाकर देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है ये सब चीज़ें। ठीक है, मैं भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वो आपको जानना है तो स्टॉक मार्केट बेसिक वाली प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हाँ, बाकी स्टॉक मार्केट की डेली न्यूज़ अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती है, तो उसके लिए आप शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट के लिए आप शॉर्ट्स पैनी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट न्यूज़ अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वापस से भी हमारे स्टॉक की तरफ ही चलते हैं। यहाँ पर हमने देखा ना, तो अभी एक न्यूज़ देखते हैं यहाँ पर क्या है। तो फिलहाल हाई डिविडेंड वाला बैंकिंग स्टॉक जो है 61 रुपए से गिरकर 31 रुपए पर आया है। डिविडेंड यील्ड 4.54% है। कंपनी ने हाल ही में अपने थर्ड क्वार्टर रिजल्ट जो है वो घोषित किए, जिसमें शुद्ध लाभ में 64% की गिरावट दर्ज की गई है। अब ये तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ है नहीं। स्टॉक में पहले से शॉर्ट टर्म में डाउन ट्रेंड चल रहा है, ऊपर से भाई इसके रिजल्ट में इसका जो नेट प्रॉफिट है उसमें गिरावट भी देखने को मिली है। और हम नोटिस भी कर रहे हैं, जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है ना, ये कोई खास परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रहे हैं। कुछ कंपनीज को छोड़ के ज़्यादातर कंपनीज के रिजल्ट जो है ना, खराब ही देखने को मिल रहा है। एक तो मार्केट में पहले से ही प्रेशर, एफआई की बिकवाली बनी हुई है। ठीक है, ऊपर से यहाँ पर जो अमेरिका का जो इलेक्शन हुआ उसका प्रेशर था। इसके अलावा यहाँ पर रिजल्ट आ रहे हैं क्वार्टर के, वो भी खराब आ रहे हैं। मार्केट की धज्जियां उड़ी पड़ी हैं और ऊपर से ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, मार्केट में क्या होने वाला है या किसी स्टॉक में क्या होने वाला है। और यहाँ पर ऐसे में अगर कंपनी नेगेटिव, चलो नेगेटिव तो नहीं, लेकिन मतलब प्रॉफिट तो घट ही रहा है ना, तो इस तरह के रिजल्ट देगी तो क्या ही होगा। तो दिसंबर 2024 के समाप्त तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 103 करोड़ रुपए रहा है। पॉजिटिव ही है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। देखिएगा, शेयर मार्केट के गिरावट के दौर में कुछ ऐसे भी स्टॉक है जो अपने हाई लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुके हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स ऐसे भी जो 52 वीक हाई से नीचे गिरकर ट्रेड कर रहे हैं। इसमें से उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का स्टॉक भी है जो अपने 52 वीक हाई लेवल से काफ़ी गिर चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे स्टॉक में लास्ट ट्रेडिंग डे पर क्या क्या गिरावट आई, उस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। ये स्टॉक ने पिछले 6 महीने में 25% की गिरावट ही है और पिछले एक साल में 40% तक स्टॉक टूट चुका है। और इसका 52 वीक हाई 61 रुपये, और जो कि अभी फिलहाल 33 और 32 रुपये के आसपास हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कुछ निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट का मौका भी देख रहे हैं। अब कंपनी ने हाल ही में अपने रिजल्ट वगैरह घोषित किए हैं, तो उसके चलते अभी इन्वेस्टमेंट का मौका है या नहीं, तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं आपको कुछ पॉइंट इसके ज़रूर शेयर करूँगा। देखो, ज़रूरी नहीं है कि कंपनी, देखो बैंकिंग सेक्टर हो गई या नॉन बैंकिंग सेक्टर हो गई, ये कंपनी जैसी होती है जो कभी बंद नहीं होने वाली है, एनबीएफसी और बैंकिंग सेक्टर। बट ज़रूरी नहीं कि हर एनबीएफसी सेक्टर का स्टॉक और हर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक अच्छा हो, ये भी तो ज़रूरी नहीं है ना। तो यहाँ पर ये स्टॉक में अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आप इसमें
SIP के थ्रू या बाय ऑन डिप के थ्रू जाएंगे तो ठीक है, एक बार को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट लमसम लगाएंगे और आप उम्मीद करेंगे कि मेरे को फास्ट रिटर्न मिले, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि आपको इस स्टॉक में जाना चाहिए। हाँ, टाइमिंग एक अलग चीज़ है, अगर आपने सही टाइम पे एंट्री ली है वो एक अलग बात है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर पहले इसका रिजल्ट। तो ये इसका लेटेस्ट रिजल्ट है दिसंबर 2024 का, जहाँ पर आप देख सकते हैं इसको 109 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर के मुकाबले 233 करोड़ से घटकर 109 करोड़, और यहाँ पर मतलब आप ऑलमोस्ट देखोगे तो आधा घट चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर। वहीं अगर आप ईयर ऑन ईयर पर कंपेयर करोगे तो भाई कुछ ज़्यादा ही घट गया है, 300 करोड़ से 109 करोड़, मतलब लगभग 65-66% का नेट प्रॉफिट घट चुका है भाई ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, विच इज़ वेरी बैड न्यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर पर ज़बरदस्त गिरावट, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर ज़बरदस्त गिरावट, अर्निंग पर शेयर में गिरावट आप देख सकते हैं, और इस स्टॉक में पहले से ही डाउन ट्रेंड। अब आप बताओ, जब इस स्टॉक में कुछ भी अच्छा देखने को मिल ही नहीं रहा है, मार्केट में भी प्रेशर पहले से इस तरह का सिचुएशन बनी हुई है, इस स्टॉक में पहले से ही डाउन ट्रेंड चल रहा है, इसका रिजल्ट भी खराब आ रहा है, तो अब आप बताओ क्या इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए? मैं कुछ नहीं बोलूँगा, आप कमेंट करके बताओ आपके अकॉर्डिंग इसमें लेनी चाहिए एंट्री या नहीं लेनी चाहिए, आप अपना ओपिनियन शेयर करना। तो यहाँ पर ये सिचुएशन बनी हुई है। इसके अलावा आप कुछ और डेटा इसका देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ इसकी ठीक ठाक है, बट प्रॉफिट ग्रोथ में थोड़ा सा हमें ऐसा कुछ लग रहा है, कहीं पे ज़्यादा हो जाती है बहुत ज़्यादा, कहीं पे कम हो जाती है। बट स्टॉक प्राइस सीजर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है भाई, इसका 5 साल का -10%, 3 साल का 20%, और लास्ट ईयर का तो -40% है, ये आप देख ही रहे हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी ठीक ठाक है। तो ये डेटा जो होता है ना, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, स्टॉक प्राइस सीएजीआर, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है। ये हमें बताता है कि भाई स्टॉक की पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है, कंपनी की ग्रोथ की, चाहे वो सेल्स की हो, चाहे प्रॉफिट की हो, या स्टॉक प्राइस हिस्ट्री हो, या रिटर्न ऑन इक्विटी हो, ठीक है, अर्निंग पर शेयर हो। और अगर ये पिछले 10 साल 20 साल की ठीक ठाक रही है तो मतलब एक स्टेबल मार्केट शेयर है कंपनी के पास, और ये कंपनी कंसिस्टेंसी अपने आप को इंप्रूव करने की कोशिश ही करेगी। तो एटलीस्ट इंप्रूव नहीं भी हो रही तो जितना चल रहा है उतना तो चलता ही रहेगा। बट अगर यही डेटा सारा खराब हो फिर क्या करें? फिर वहाँ पर हमको सिर्फ मौका देखना होता है, कहाँ पर एंट्री का मौका और कहाँ पर एग्जिट का मौका। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ठीक हैं, कुछ चीज़ें गड़बड़ हैं, तो उन सब चीज़ों को देखने के बाद भाई मतलब मैं तो नहीं कहूँगा कि आप सिर्फ इस प्राइस के बेस पर कि सिर्फ 30-35 रुपए का स्टॉक है बाय कर लो, ऐसी गलती मैं तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। हो सकता है मैं गलत हूँ, वो एक अलग चीज़ है, बट मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब स्टॉक में एंट्री, एग्जिट, होल्ड जो भी करना है ये आपका अपना पर्सनल डिसीजन होगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा या खुद से रिसर्च कीजिएगा, उसके बाद डिसीजन लीजिएगा आपको इस स्टॉक में क्या करना है। अभी मैं आपको टेक्निकल चार्ट पर चलकर भी दिखाने वाला हूँ मेरे अकॉर्डिंग इस स्टॉक में क्या करना चाहिए। और हाँ, अगर फिर भी आपको कुछ समझ नहीं आता है, आप रिसर्च करते हैं, कोई डाउट रह जाता है, कोई क्वेश्चन रह जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कमेंट करो, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा, तो कमेंट कर देना आप, ठीक है। अभी मैं इसका टेक्निकल चार्ट आपको दिखाता हूं। तो ये देखिएगा, स्टॉक में रेसिस्टेंस लेवल है ये वाला लगभग 60 रुपए के आसपास का, और ये स्टॉक का हाई है ऑलमोस्ट 62 रुपए के आसपास। और ये स्टॉक अपने सपोर्ट, एक तो ये सपोर्ट था इसका 37-38 रुपए का, और एक सपोर्ट है इसका लगभग 30 रुपए के आसपास का। तो अपने जो 30 रुपए वाला सपोर्ट है उसके आसपास है। यहाँ पर इसने पहले रेसिस्टेंस का भी काम किया दिसंबर 2022 के आसपास। अब जो कि हम लोग यहाँ पर जानते हैं जो इसका रिजल्ट वगैरह है उसके चलते और स्टॉक के ट्रेंड को देखते हुए इस स्टॉक में भाई उम्मीद तो है नहीं कि अभी कोई तेजी आएगी। फिलहाल शॉर्ट टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है स्टॉक यहाँ पर सपोर्ट लेकर एक कंसोलिडेशन मोड में चला जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पर हो सकता है, मार्केट में गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो आप ऐसे में अगर इस स्टॉक में एंट्री लेने का प्लान कर रहे हैं तो देखो, अगर आप एक इन्वेस्टर हैं, लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक को बाय करते हो, मतलब 2 साल 5 साल 10 साल के लिए, आप यहां पर SIP के थ्रू जा सकते हो। SIP से मतलब 10 स्टॉक आप इस बार बाय कर लो, 10 स्टॉक 2-4 महीने बाद बाय कर लेना, 10 स्टॉक और अगले महीने बाय कर लेना। मतलब आपकी SIP की जो भी होगी, हर महीने करना चाहते हैं, क्वार्टरली करना चाहते हैं, हाफ ईयरली करना चाहते हैं, ईयरली करना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप ऐसे तो इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के थ्रू जा सकते हो, बट अगर आप यहाँ पर शॉर्ट टर्म या मिड टर्म का प्लान कर रहे हो तो मुझे पर्सनली कोई यहाँ पर ऐसे चांस नज़र नहीं आ रहे कि आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करके या ट्रेडिंग के थ्रू यहाँ पर पैसा लगा के चलना चाहिए।
और आपको यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। मैं कोई डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ये जो न्यूज़ है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसका जो ट्रेंड है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी देखो मार्केट है, कुछ भी पॉसिबल है, पता नहीं कल को ये स्टॉक यहाँ से सीधा भाग के ऊपर 60 रुपये पर दोबारा से चला जाए, और हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से फिर से 10 रुपये तक भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है। मार्केट है, किसी के हाथ में नहीं होती है, लेकिन जो हमें चार्ट पर नजर आ रहा है, जो हमें सिचुएशन नजर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और हो सकता है मैं गलत हूँ, तो आपको जो भी डिसीजन लेना है खुद के डिसीजन के बेस पर लेना है, खुद की रिसर्च के बेस पर लेना है। यहाँ पर मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि भाई दूरी बना के रखो, ज़्यादा फायदा रहेगा। अब आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइएगा। आप इस स्टॉक को सिर्फ प्राइस कम है इस बेस पर जाएंगे इसमें तो परेशान हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होने वाला है। बाकी आपकी मर्जी भाई, आपका पैसा है, डिसीजन भी आपका होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट रहता है या कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं, कमेंट कीजिएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिल जाएगा। और इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब कर लेना। साथ में मेरा दूसरा चैनल है शॉर्ट्स पेनी, इसको भी सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर भी आपको डेली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ और अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।